हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋषि फ्रॉम एकेडमी ऑफ स्ट्रक्चर लर्निंग। आज हम बात करेंगे कि क्या क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपका स्टडी वीजा रिफ्यूज हो रहा है। मैं इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं, और दूसरे पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या 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 पॉसिबल रेमेडी हमारे पास बचती है कि अब वीजा रिफ्यूज हो गया तो हमें क्या करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कारण जो मैं अभी जो रिफ्यूजल लेटर आ रही हैं मैं उनको देख रहा हूं, जो बच्चे मेरे पास लेके आ रहे हैं, हमारे ऑफिस में आ रहे हैं, उसमें मैं सबसे मेन कारण जो देख रहा हूं, आजकल एम्बेसी जीटी के कारण बहुत ज्यादा रिफ्यूजल दे रही है। आपको जैसे को पता ही है कि जीटी क्लियर करने का काम यूनिवर्सिटी का है। ऑस्ट्रेलिया में ये काम यूनिवर्सिटी को दिया जाता है और इसी के बेसिस पे ही यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग डिसाइड होती है। जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी ने मान लो आपका जीटी क्लियर कर दी, लेकिन बेसिक को लगा कि ये जेन्युइन स्टूडेंट नहीं लग रहा, तो वो क्या करती है कि उसको रिफ्यूजल दे देती है। तो इस चीज के कारण उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो आजकल क्या मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों की जीटी के कारण बहुत सारी रिफ्यूजल आ रही है। पहला पॉइंट ही रिफ्यूजल लेटर पे जीटी का होता है। तो इस बात में मैं ये कहूंगा कि आप खुद आपको अगर फाइल लगा रहे हो किसी भी कंसल्टेंट से, तो खुद आप अपनी इनपुट जरूर दो। आप अपने कंसल्टेंट खुद बनो। तो आपको चाहिए कि आप अपनी जितना हो सके इनपुट दो। जो डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच हो रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हर एक डॉक्यूमेंट की जेरॉक्स कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर आपका कोई गैप है तो आप पूरा कंसल्टेंट से डिस्कस करो कि आप मेरा गैप कैसे क्लियर कर रहे हो। तो ये सब चीजों की जिम्मेवारी आपकी भी उतनी बनती है जितनी की कंसल्टेंट की बनती है। अगर जीटी ही में आप जितनी ज्यादा अपनी इनपुट दोगे, जितना ज्यादा आप उसको अपने हिसाब से बनाओगे, उतना ही आपकी जीटी क्लियर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। हाँ, अगर प्रोफेशनल की मदद चाहिए तो प्रोफेशनल की मदद जरूर लेनी चाहिए, लेकिन आपको अपने सिनेरियो के हिसाब से जीटी बनानी चाहिए। फंड्स में जो है, फंड्स कैसे शो करने हैं, कौन से फंड्स चाहिए, उस चीज में आप अपने किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकते हो। लेकिन जो एसओपी लिखनी है, इन चीजों में आपको अपनी बेस्ट से बेस्ट इनपुट देनी चाहिए। दूसरा कारण जो मेन रिफ्यूजल लेटर में आ रहा है कि देर इज अनस्टेबिलिटी इन इंडिया। तो मुझे नहीं लगता यार, कहीं कहाँ पे अनस्टेबिलिटी है, कहाँ पे अनरेस्ट है इंडिया में यार। इंडिया एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। यहाँ पे मतलब जो पाकिस्तान में जैसे जो लगा लो, पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऐसा चीज है ही नहीं यार। पता नहीं किस हिसाब से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये मतलब रिफ्यूजल लेटर में ये पॉइंट डाली है कि देयर इज अनस्टेबिलिटी इन इंडिया। मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करता, इसलिए इस पॉइंट पे हम डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। तीसरा मेन कारण ये है कि आपको जैसे पता ही है, अभी रिसेंटली वहां पे ऑस्ट्रेलिया में आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ है। तो बहुत सारे बंदों ने विजिटर वीजा लगाया था अपना वर्ल्ड कप देखने के लिए। हालांकि हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा रिफ्यूजल इस चीज पे आई है। इस वर्ल्ड कप पे बहुत ज्यादा रिफ्यूजल आई है, बहुत कम वीजा ग्रांट किए हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने। इसका कारण भी मैं मैडम ने बताया होगा कि जो हमारे जो वीजा थे वो चाइनीज एम्बेसी से पास हो रहे थे और उन्होंने 80 से लेके 85% तक हमें रिफ्यूजल दी है। लेकिन जो भी बंदे हमारे यहाँ से या किसी भी कंट्री से वीजा सब क्लास 600 पे गए थे ऑस्ट्रेलिया में मैच देखने, उन्होंने क्या किया, वहां पे जाके अपने वीजा को कन्वर्ट किया सब क्लास 600 से 500 मीन उन्होंने अपने इस वीजा को स्टडी बेस पे कन्वर्ट किया, जिसके कारण एम्बेसी में बहुत ज्यादा रश हो गया। जिस रश के कारण रिफ्यूजल रेट भी बड़े जबरदस्त आए इनके एम्बेसी के। तो हालांकि पीछे इन्होंने कहा था कि इन्होंने नए जो है पर्सोनल रिक्रूट किए हैं, जो कि इनका वर्कलोड है उसको कम करने के लिए। लेकिन हमें लगा था कि इस कारण से रिफ्यूजल रेट में कमी आएगी, लेकिन हमें एग्जैक्ट ऑपोजिट रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। रिफ्यूजल रेट वैसी वैसी इंटैक्ट है और बल्कि बढ़ गई है। चलो, चौथा एक मेन कारण जो मुझे लग रहा है कि वो है फेक डॉक्यूमेंट। मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया कि भाई ऑस्ट्रेलिया में आप फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं, ना लगाएं, ना लगाएं। फेक डॉक्यूमेंट लगाओगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए बैन कर देंगे। तो बहुत सारे जो कंसल्टेंट है फेक डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, फेक एक्सपीरियंस लगा देते हैं, जिसके कारण
जो रिफ्यूजल है वो बड़े बल्क में आ रही है। अब ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक टास्क फोर्स भी बनाई है कि वो डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए इंडिया में कि क्या जो डॉक्यूमेंट बच्चे ने लगाया है अभी वो ऑथेंटिक है या नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप फेक डॉक्यूमेंट बिल्कुल ना लगाएं। अब मैं वीडियो के दूसरे पार्ट पे आ रहा हूँ कि अब हम आपके पास रिफ्यूजल आ गई तो व्हाट आर दी पॉसिबल रेमेडीज यू आर हैविंग। तो अब आपके पास जो रिफ्यूजल आ गई है, जिस यूनिवर्सिटी में आपने आपने जीटी क्लियर कराई थी और बाद में एम्बेसी ने आपको रिफ्यूजल दे दिया है, तो उस यूनिवर्सिटी में दोबारा फाइल लगाने का, अगर आपकी जीटी इनएक्टिव हो गया, उस यूनिवर्सिटी में दोबारा फाइल लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज होती हैं। अगर लेवल 1 की यूनिवर्सिटी है तो वो दोबारा पंगा नहीं लेगी, क्योंकि आपके वीजा रिफ्यूजल होने के कारण उसकी रैंकिंग पे फर्क जरूर पड़ा होगा। इसलिए वो आपको दोबारा आपको जीटी आपकी क्लियर नहीं करेगी। इससे बचने के लिए यही सबसे बढ़िया तरीका यही है कि या तो आप किसी यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी में अप्लाई कीजिए, उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना कीजिए, या फिर बहुत सारी कंट्री है भाई, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दीजिए, आप कनाडा के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपका आईएलटीएस स्कोर या पीटी स्कोर कम है तो आप दोबारा से आईएलटीएस और पीटी की प्रिपरेशन कीजिए और अपना केस कनाडा में ही लगाएं। तभी ही आपका आपका फॉरेन स्टडी के ड्रीम पूरा हो पाएगा। आप मेरी वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू।